हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 रिकॉन्सिलेशंस। वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो होप सो आप लोगों ने जो है पहले एक बार चैप्टर कर रखा हो। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रिकॉन्सिलेशन ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, हमारा मेन फोकस जो है वो थ्योरी पे रहने वाला है। और ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन में ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग इसकी वो प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। बाकी जो थ्योरी का पोर्शन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन रिकॉन्सिलेशन का मतलब आप पहले ये समझ लो। रिकॉन्सिलेशन मतलब अगर आप कोई भी दो अकाउंट्स को आपस में चेक कर रहे हो कि मानो जैसे कि हम लोग एक आपका हो गया बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है और ये आपका कैश अकाउंट है। एक कंपनी है, उसको कैश अकाउंट भी मेंटेन करती है और बैंक बैंक अकाउंट में भी उनका अकाउंट चल रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन है आपने उन दोनों को कंपेयर कर लिया और जो भी मतलब डिस्क्रिपेंसीज हैं या फिर जो भी डिफरेंस वगैरह आ रहा है वो सब आप चेक करते हो और फिर देखते हो कि हाँ मतलब कहाँ पे गलती रह गई, कि मतलब बैंक में इतने पैसे, मतलब मान लो यहाँ पे 5,000 रुपये हैं और कैश अकाउंट आपको दिखा रहा है 4,000 रुपये। तो ये जो 1,000 का फ़र्क है वो कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, दोनों को बीच में चेक करोगे, इसको रिकॉन्सिलेशन कहेंगे। तो एक होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कौन कौन होता है, बिजनेस आता है, बैंक आता है। देखो, एक तो बिजनेस बनाती है, बैंक में बनाती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या क्या चाहिए होगा, बैंक जो होती है वो बैंक स्टेटमेंट देगी और बिजनेस जो होते हैं वो बैंक के लेजर बनाते हैं। वही जैसे इसमें कैश और बैंक बताया था, बिजनेसेस बैंक लेजर बनाएंगे, बैंक जो है वो बैंक स्टेटमेंट देंगी। दोनों को आप लोग कंपेयर करोगे और जो भी एडजस्ट वगैरह करना होगा करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको मान लो यहाँ पे अमाउंट मिल गया, यहाँ पे अमाउंट मिल गया, जो भी डिफरेंस वगैरह आ रहा है उसको रिकॉन्साइल कर लो, दो आपस में चेक कर लो, कंपेयर कर लो, जो भी डिफरेंसेस है उसको ठीक कर लो फिर मिला के। ठीक है, तो बैंक लेजर क्या होता है, बैंक लेजर जो होता है वो रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विद द बैंक। जो भी बैंक से ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही होती हैं उस सबको रिकॉर्ड करता है बैंक लेजर में। आइटम्स इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट बैंक लेजर। जो भी आइटम्स बैंक स्टेटमेंट में होते हैं, ठीक है, ये नहीं कि बैंक के लेजर में कौन से, जैसे बैंक चार्जेस हो गए, मतलब जो भी बैंक अकाउंट में क्या क्या डालेंगे बैंक लेजर के अंदर, जो भी बैंक हमसे चार्जेस ले रहा है। ठीक है, जैसे बैंक चार्जेस हो गया, बैंक इंटरेस्ट को, बैंक का जो हमें इंटरेस्ट है वो मिला या फिर हमने पे किया। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्ट डेबिट्स होते हैं। आप मान लो ये बैंक बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हो। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट क्या क्या करना है ये सब बता रहे हैं बैंक लेजर के अंदर। एक होता है बैंक स्टेटमेंट। तो क्रेडिट ट्रांसफर जैसे कि रिसीप्ट पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक, मतलब कोई भी आपको रिसिप्ट मिल गया वो सीधा बैंक में ही आए। मान लो कोई ट्रांजेक्शन वगैरह आपकी कंपनी के साथ की, वो आपके पास कैश वैश नहीं दे रहे, सीधा आपके बैंक में पैसे डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें। डिसऑनर चेक, कभी कभार कोई चेक्स मिलते हैं लेकिन वो डिसऑनर हो जाते हैं। ठीक है, जो बैंक लेजर है वो इक्वल टू होता है बैंक स्टेटमेंट के, इशूड बाय द बैंक। ये बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। शोज ऑल द बैंक ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस। जो भी मतलब बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, वो सबको शो करता है। बैंक लेजर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये बात याद रखनी है। आइटम्स इन बैंक लेजर बट नॉट बैंक स्टेटमेंट। बैंक लेजर बैंक स्टेटमेंट दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब क्या हुआ, चेक्स इशूड बाय द बिजनेस नॉट रिप्रेजेंटेड टू बैंक। मतलब बिजनेस ने जो चेक जो है वो इशू कर दिए हैं लेकिन अभी तक वो बैंक के पास नहीं पहुंचे, तो इसलिए उसको अनप्रेजेंटेड चेक कहेंगे। ये सब देखना होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो डिपॉजिट विच आर नॉट इट क्लियर, मतलब कोई कुछ डिपॉजिट्स करा रखे होते हैं। मान लो कि बैंक में पैसा जमा करा के आया मैं 500 रुपये। ठीक है, लेकिन बैंक बैंक पे जो है वो चेक आगे जाके डिसऑनर हो जाता है या फिर क्लियर नहीं हो पाता जैसे भी तरीके से। ठीक है, तो वो सब होता है डिपॉजिट विच आर नॉट येट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। और कुछ बैंक एरर्स भी होते हैं। मान लो बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया इतने रुपए से या फिर डेबिट कर दिया, वो मतलब कभी कभार बैंक का एरर हो जाता है। आप लोग न्यूज़ सुनते हो ना, एक आदमी में 60 करोड़ रुपए गलती से डाल दिए फिर वो खर्च दिया, ये सब चीज़ें, ये सब बैंक एरर्स होते हैं। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में जो भी बैंक वगैरह इशू करती है और बैंक लेजर जो अपनी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है, देखो, सबसे पहले आपने देखना है बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की बैंक के हिसाब से क्या स्टेटमेंट है, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नेगेटिव, मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव। फिर बैंक एरर जो भी होगा, अगर आपका बैंक एरर जो है पॉजिटिव है तो वो उस हिसाब से करोगे, नेगेटिव है तो उस हिसाब से करोगे। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक जो मैंने आपको समझाया था, उसको आपको माइनस करना है। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो भी होंगे कि अभी तक डिपॉजिट नहीं करे हैं, टाइम है, तो उसको आप लोग कर दोगे ऐड। जो भी लास्ट में आंसर बचेगा वो आ जाएगा बैलेंस एज पर करेक्टेड बैंक लेजर। तो इससे आपको पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट को भी कंपेयर कर दिया आपने, बैंक स्टेटमेंट से शुरुआत करी थी और यहाँ से आप बैंक अकाउंट पे पहुँच रहे हो, बैंक अकाउंट लेजर जो बिजनेस वगैरह बना दे। ठीक है, तो जो भी आपका बैलेंस होगा ऐड करना है बैंक एरर, या फिर जो भी मतलब रिसीप्ट ये होगा या फिर आपने पी किया होगा उसी के हिसाब से प्लस माइनस करना। जो आंसर आएगा उसमें अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस करना और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स को प्लस करना। जो आंसर आएगा वो आपका बैलेंस आ जाएगा एज पर करेक्टेड बैंक लेजर, मतलब दोनों का आपका आंसर मेल खाने लगेगा। ठीक है,
और इसके बाद एक आता है सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशंस, ये भी एक रिकॉन्सिलेशन करते हैं, मतलब जैसे हम बैंक और कैश को कर रहे हैं, ठीक है, तो सप्लायर को भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, वही बिजनेस से बनाती है और एक सप्लायर बनाता है। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये मेरा सप्लायर है जिससे मैं सामान वगैरह खरीदता हूँ, तो एक सप्लायर अकाउंट मैं बनाता हूँ, एक ये बनाएगा, ठीक है। तो बिजनेस क्या बनाएगी, पेबल लेजर अकाउंट, क्योंकि मेरे को उसको पे करना है। सप्लायर बनाएगा सप्लायर स्टेटमेंट, जो भी इसको मतलब पेमेंट वगैरह करनी है तो सप्लायर स्टेटमेंट बनाएगा। ये किस चीज़ के लिए एडजस्ट करेंगे, जो भी इनवॉइस हो गए जो कि रिकॉर्ड नहीं किए गए, क्रेडिट नोट हो गए, ठीक है, क्रेडिट नोट जो कि रिकॉर्ड नहीं किए, एरर से रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जो भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हो गई ना, जो भी आप लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रखी या फिर कहीं पे एरर आ रहा है, तो जो बिजनेस वगैरह है वो इस सब चीज़ों के लिए एडजस्ट करेंगे। वहीं पे सप्लायर जो है जो भी उसको पेमेंट वगैरह नहीं मिली, कोई डिस्काउंट रिसीव था जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया, या फिर एरर्स ऑन सप्लाई, मतलब मान लो कि कोई सप्लायर की तरफ से गलती हो जाती है। मान लो इसको जो है वो डिस्काउंट दिया गया था लेकिन इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इन्होंने ये सब गलतियां कर दी, कोई सप्लायर स्टेटमेंट में गलती, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप एडजस्ट करते हो और उसके बाद आप रिकॉन्साइल करते हो, दोनों को मैच वैच करोगे और कंपेयर करोगे, जो भी दिक्कत विक्कत आएगी आपस में मिला के देख लेना कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। इसके बाद जो है हमारा चैप्टर जो यहीं पे होता है समाप्त। और गाइस देखो मैं आप बताऊंगा इसका जो है बेसिक आप प्रैक्टिकल पोर्शन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, थ्योरी में इतना कुछ है नहीं। यहीं पे ही जो है कैप्टन की हमारी पॉकेट नोट्स में इतने ही नोट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको कहूँगा एक बार प्रैक्टिकल पोर्शन को ट्राई करो, सॉल्व करो। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चैप्टर को प्रैक्टिकल पोर्शन में कराया, तो आप जाओ उनकी वीडियोस वगैरह देखो, क्योंकि भाई मेरा मेन एम क्या है कि आप लोग अच्छे से पास हो जाओ। आप मेरी वीडियो देखो, किसी और की देखो, जितना मेरा वो था मोटिव थ्योरी वोरी पोर्शन, जितना आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। बाकी मेरी तरफ से इस चैप्टर के लिए इतना ही था, ठीक है। और इसके बाद बाकी ट्रायल बैलेंस और एरर वाला चैप्टर है, ये चैप्टर यहीं तक ही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।